चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 बजने वाले हैं, आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुब्रेन। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 2 ज्योग्राफी का है। हम लोग इसमें हर टॉपिक को कवर करेंगे, जितने भी जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझेंगे, देखेंगे। देखिए आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्वामी विवेकानंद का फोटो है। तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे एक कोट से। इसमें लिखा हुआ है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रेस्ड। आपका बोर्ड एग्जाम है, डेट सेट भी आ चुका है और आपको प्रिपरेशन में लग जाना है। आपको ये नहीं देखना कि पिछले एक साल में आपने क्या किया है क्या नहीं किया, आपका तैयारी अच्छे से है या नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, जो बोला जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला गया है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका जो गोल है वो अचीव ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन है और इसी को देखते हुए हम लोग को मेहनत करना है ताकि बोर्ड में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अभी से भी जो बच्चे अगर अच्छे तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर वो ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ये आपका ज्योग्राफी का क्लास 10th ज्योग्राफी। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे नाम ही क्या है, फॉरेस्ट। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ जो जंगल में जो जीव, वन्य जीव, ठीक है, वन्य प्राणी जो जंगल में रहते हैं, देखिए हाथी, जिराफ, ये सब है आपका। ठीक है, अब ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है कि अभी के डेट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है आपका, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है इसके कारण कि ये जो फॉरेस्ट है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ दोनों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, और ये हमारे लिए जो रिसोर्स हैं, लेकिन हम लोग अपने डेवलपमेंट के चक्कर में इतना ज़्यादा मतलब इन सारे चीज़ों का हम लोग एक तरह से यूज कर रहे हैं कि ये लोग का डिप्लीशन होने लगा है और जिसके कारण क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट पे असर दिख रहा है। तो हम लोग इस चैप्टर में सारा इशूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, वी शेयर दिस प्लेनेट विथ millions of other living beings starting from microorganisms and bacteria, lichens and banyan trees, elephants and blue whales। क्या कहने का बता रहे हैं कि हम लोग इस प्लेनेट पे, अर्थ पे जो रहते हैं, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि केवल हम लोग अकेले रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ साथ बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधा रहता है। तो हम लोग एक तरह से पूरा अपने मतलब शेयर करते हैं। तो वही बताए कि वी शेयर दिस प्लेनेट। ठीक है, अब किसके साथ शेयर करते हैं, तो अगर हम लोग देखा जाए तो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब बायो में पढ़े होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बैक्टीरिया हो गया, लाइकेंस हो गया, ठीक है, बनियान ट्री। अब कहने का मतलब क्या बता रहा है कि एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से लेकर, और एक एलिफेंट जो है आपका, ब्लू व्हेल्स हो गया, ठीक है, और एक लाइकेंस से लेकर और एक बनियान ट्री तक हम लोग इस प्लेनेट पे हैं और हम लोग मतलब एक तरह से सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। लाइकेंस क्या होता है, देखिए लाइकेंस जो आप पेड़ पे देखते होंगे किस तरह से, देखिए एक तरह से काई इसको बोलते हैं। आप देखते होंगे कि पेड़ का ये तना है और इस पे ग्रीन ग्रीन कलर का क्या हो जाता है, वो बैठ जाता है, तो वो लाइकेंस होता है आपका। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू वेल्स है। तो कहने का मतलब कि हम लोग अकेले नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि पृथ्वी पे बस हम लोग इंसान ही है और ये पृथ्वी बस हम लोग का है केवल, ऐसा नहीं। हम लोग भाई शेयर करते हैं, और एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके और एक एलिफेंट तक, है कि नहीं, ब्लू वेल्स, बनियान ट्री, एक छोटा सा लाइकेन से लेकर बनियान ट्री तक, सारा चीज इस पृथ्वी पे है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, दिस इंटायर हैबिटेट डेट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जैव विविधता। मतलब जो यहाँ पे जीवन है, जो जीव है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक इकोसिस्टम का एक ये आपका डायग्राम है, इसमें हर चीज़, अब जैसे इकोसिस्टम की हम बात करें तो क्या होता है, जहाँ पे बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों है और दोनों एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे कि दिस इंटायर हैबिटेट डेट वी लिव इन, ये जो पूरा जो हैबिटेट है जहाँ हम लोग रह रहे हैं इस पृथ्वी पे, हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता है। द ह्यूमंस अलोंग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। और ये पूरा पृथ्वी पे क्या इकोलॉजिकल सिस्टम्स बना हुआ है, ठीक है। ह्यूमंस along with all living organisms, all living organisms कहने का मतलब कि जो प्लांट है, जो एनिमल्स है, ठीक है, in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। और ये जो पूरा इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, ठीक है, इसका हम लोग एक छोटा सा एक हिस्सा है। क्या बता रहा, आर ओनली अ पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा इसका है। और हम लोग क्या है कि ज़्यादातर ये जो पूरा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग प्लांट पे निर्भर हैं, अगर प्लांट तो हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, और ओन एग्जिस्टेंस वी डिपेंड ऑन दिस इकोलॉजिकल सिस्टम। तो यही पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है आपका, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह से सारा चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर। रिक्रिएट मतलब क्या होता है, फिर से उसको रिक्रिएट करता है। अब कैसे रिक्रिएट करता है, तो देखिए, जो प्लांट्स है, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। अब इसका मतलब क्या बता रहा है कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये रिक्रिएट करता है। कैसे रिक्रिएट, क्या रिक्रिएट करता है, द क्वालिटी ऑफ द एयर। अब क्वालिटी ऑफ द एयर का मतलब कि जैसा हम लोग देखते हैं, प्लांट जो है वो अपना भोजन बनाती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस होता है। उसके फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है प्लांट और ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर। तो क्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक। और वाटर जो है, तो ग्राउंड वाटर जो है, जो भी, तो फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है, फिल्टर करता है वाटर को, प्लांट और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फिर द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड। अब सॉइल जो है वो प्रोड्यूस, अब हम लोग को भोजन कहाँ से मिलता है, जो भी हम लोग धान, गेहूं, जो अलग अलग फूड ग्रेन्स जो प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल से करते हैं, मिट्टी से। अब मिट्टी में भी आप लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सब पढ़े हैं, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें, जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तभी ना हम लोग को भोजन मिलता है। तो पूरा मतलब जो पृथ्वी है, जो मिट्टी एकदम बंजर हो जाए, तो वहाँ से क्या हम लोग फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर इस तरह से बता रहे, फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड। अब फॉरेस्ट जो है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस इकोलॉजिकल सिस्टम में। जितना जो प्राइमरी एक्टिविटी है जिस पे हम लोग डिपेंड करते हैं, वो सब कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉरेस्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक देखते हैं, एक वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, किसको कहते हैं, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायो मतलब क्या होता है, जीवन, जीव, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी, तो देखिए क्या लिख रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इमेंसली मतलब बहुत ज्यादा, किसमें, रिच इन वाइल्ड लाइफ, मतलब जो वन्य जीव हैं, वन्य जो प्राणी है, जो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, वो एक तरह का नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा क्या है, रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पेसीज, और बहुत अलग अलग प्रजाति के जानवर हैं, पेड़ पौधा है, ठीक है। डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, सबका रूप भी अलग है और फंक्शन भी सबका अलग अलग है, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू अ मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। और सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, समझ गए। तो इकोसिस्टम में जैसा कि मैंने पहले बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी है आपका, और सब एक दूसरे पे क्या, इंटरडिपेंडेंट है। अब जैसे हम लोग देखें ना, अभी जैसे भोजन हम लोग को प्राप्त कहाँ से, तो अगर पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा तो भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये 1 मार्क का आपका, ठीक है, कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, क्लियर। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इमेंसली रिच वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पेसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क्स और इंटरडिपेंडेंसी। इस तरह से आप देखिए बायोडाइवर्सिटी है आपका, जहाँ पे देखिए वाटर बॉडीज है, यहाँ पे ये ट्रीज हो गया, ये बर्ड है, तो इस तरह से अलग अलग जानवर हैं यहाँ पे, सारा चीज, यही आपका क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। फिर अब फ्लोरा और फाउना किसको कहते हैं, देखिए, फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। और फ्लोरा और फाउना का मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब क्या होता है,
प्लांट स्पेसीज, और फाउना का मतलब क्या होता है, एनिमल स्पेसीज। ठीक है, और फ्लोरा और फाउना तो प्लांट और एनिमल से रिलेटेड है। तो आप बोले कि सर ये तो प्लांट और एनिमल ही क्यों नहीं इसका नाम दिया गया, फ्लोरा और फाउना क्यों है? तो देखिए, जब कोई पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई प्लांट स्पेसीज है या एनिमल स्पेसीज है, तो उससे हम लोग डिनोट करते हैं फ्लोरा एंड फाउना से। ठीक है, जैसे हिमालय रीजन में अगर कोई प्लांट है, ठीक है, तो हिमालयन फ्लोरा एंड फाउना हम लोग बोल सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे देश में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के, ये देखिए फूल अलग है, बर्ड्स, ठीक है, तो अलग अलग तरह के कुछ आपको प्लांट स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज देखने को मिलते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफ यू लुक अराउंड यू विल be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area। क्या बता रहा है कि जब आप आसपास अपने क्षेत्र में देखेंगे जहां पर रहते हैं, तो कुछ न कुछ वहां पे यूनिक तरह का जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज आपको दिखाई देगा, जो ऑल ओवर इंडिया आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या बता रहा है, डेट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर unique in your area. In fact, India is one of the world's richest country in terms of its vast array of biological diversity। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, ये इसमें एकदम रिच है आपका, मतलब सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज जो है, ठीक है, वो भारत में है। जैसे आप देखिए रेगिस्तान जो है हमारा वेस्टर्न साइड में, राजस्थान गुजरात, तो वहाँ पे जाएंगे तो अलग तरह का प्लांट स्पेसीज मिलेगा। हिमालय है नॉर्थ में, तो वहाँ पे जाएंगे तो अलग तरह का मिलेगा। साउथ इंडिया में जाइएगा तो अलग तरह का। तो कहने का मतलब कि जो अलग अलग रीजन है, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के आपको प्लांट और एनिमल स्पेसीज देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब जैसे देखिए मनाली अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे अलग तरह का पेड़ पौधा मिलेगा, लंबा लंबा काफ़ी ट्री होता है। और एक मान लीजिए जो अगर मिडिल इंडिया में अगर हम बात करते हैं, बिहार मध्य प्रदेश से सब रीजन, तो अलग तरह का आपका रीजन वहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पेसीज मिलेगा। तो इसी तरह से ये क्या बता रहे, फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। क्लियर? फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, यू मे हैव रियलाइज्ड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए, इसको रिसोर्स किसे कहते हैं? रिसोर्स मतलब जो हमारे नीड्स को क्या करे, फुलफिल करे। एवरीथिंग इन द एनवायरमेंट विच हैज द एबिलिटी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो हमारे नीड्स को क्या करे, फुलफिल करे, तो हमारे लिए क्या होगा, रिसोर्स होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो फॉरेस्ट, ये क्या है, रिसोर्स है हमारे लिए। वाइल्ड लाइफ क्या है, रिसोर्स है हमारे लिए। तो ये बता रहे कि यू मे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted। अब क्या बता रहे हैं कि जो जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो प्लांट और एनिमल स्पेसीज है, वो हम लोग के जीवन से एकदम जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आर सो वेल इंटीग्रेटेड, ठीक है, इनटू आवर लाइफ, डेली लाइफ, एंड वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड। अब जैसे कहीं पे आप रहते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे अगर कोई स्पेशल टाइप ऑफ जो एनिमल्स है, जो प्लांट स्पेसीज है, तो क्या होता है, तो उससे हम लोग का जो जुड़ाव है, तो है जुड़ाव एक हो जाता है। तो वही चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरमेंट। अब क्या बता रहे हैं, लेकिन अब हम लोग रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा मतलब यूज करने लगे हैं, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और उस रेशियो में जो जमीन जो है वो तो कम ही है ना। अर्थ का ऐसा तो नहीं कि अर्थ का आकार बढ़ रहा है, वो तो लिमिटेड मात्रा में है। अब उस तरह से जितना हम फॉरेस्ट लगा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, हम लोग काट रहे हैं। तो रिसोर्स जो यूज कर रहे हैं उसका रेट ज़्यादा है, ठीक है, और वो फिर से उसका उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो जिसके कारण ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अब इस तरह से जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन में जो भी रिसोर्स होता है उसका किस तरह से यूज हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ट्राइबल गर्ल्स, ये लोग जो काम कर रही है, कुछ ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग बम्बू सैपलिंग्स इन अ नर्सरी एट मुखाली नियर साइलेंट वैली। ठीक है, अब ये साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये केरला में है आपका, इसको याद रखना है। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है आपका। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ ये जो लड़की लोग हैं, ये सब बम्बू सैपलिंग्स, जो बांस होता है, वो अपना सैपलिंग से कुछ कर रही, इसको लगा रही हैं एक नर्सरी में। फिर यहाँ पे देखिए, ट्राइबल वुमेन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब कुछ यहाँ पे जो ट्राइबल जो विमेन है, ये लोग कुछ जो फॉरेस्ट से अपना फल फूल जो भी होता है उसको लाकर अपना मार्केट में बेच रही है। लीफ लिटर कलेक्शन बाय वुमेन फॉक,
जो पत्ता वगैरह चुन कर यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से जैसे महुआ का आप गांव में देखते होंगे, पहले महुआ का पेड़ होता था, तो उसका फूल वगैरह गिरता था तो उसको लोग चुनकर उससे बहुत सारा शराब वगैरह भी बनाया जाता था, या उससे और भी खाने के लिए यूज किया जाता था। तो इस तरह से देखिए, जो भी स्पेसीज जो है, प्लांट स्पेसीज या एनिमल स्पेसीज जो हमारे रीजन में रह रहा है, वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से हम लोग उसका यूज करते हैं। तो इस तरह से जुड़ा हुआ है, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं उसके ऊपर। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया को हमारे लिए रिसोर्स है, अब उस रिसोर्स का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं, अब जिसके कारण अब उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो अब जरूरत है कंजर्वेशन का। किसका जरूरत है? कंजर्वेशन का। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब कैसे क्यों कंजर्वेशन जरूरी है? क्योंकि देखिए, अब जिस तरह से आप ये दो फॉरेस्ट का आप ये चित्र देख रहे होंगे, देख रहे हैं किस तरह से जंगल में ये लकड़ी को काटा जा रहा है, जंगल के जंगल पूरा साफ किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए एक रीजन, ये जंगल का ये बीच वाला एरिया, ये पूरा यहाँ पे साफ कर दिया गया है। क्लियर? तो कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। अगर हम अपने जंगल को नहीं बचाएंगे, जो वाइल्ड लाइफ जो उसमें रह रहे नहीं बचाएंगे, तो ये पूरा जो इकोसिस्टम में जो एक बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस क्या हो जाएगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उसका भुगतान हम ही लोग को झेलना पड़ेगा। तो वही चीज, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, आप जंगली इलाके में जब जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में आप जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत जंगल है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना वाला जो रीजन है। अब क्या है कि जो मिनरल रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा वहीं पे है। तो मिनरल्स निकालने के चक्कर में बहुत सारे एरिया, जो पहाड़ हैं, जो जंगल है, उनको जलाया जाता है, उनको पूरा साफ किया जाता है। तो ये सब के कारण क्या हो रहा है कि हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है एक खतरा में आ रहा है। और इसका सीधा जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए इसका कंजर्वेशन जरूरी है। क्या जरूरी है? संरक्षण जरूरी है, इसको बचाना जरूरी है। अगर आज हम लोग नहीं बचाएंगे तो जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उसके ऊपर खतरा आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हम अपने जंगल को क्यों बचाना जरूरी है, जो वाइल्ड लाइफ है उसे क्यों बचाना जरूरी है। तो दो पॉइंट यहाँ पे आपका है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो दो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या है? कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, वाटर, एयर एंड सॉइल। अब इसमें क्या बता रहा है कि देखिए यहाँ पे कि जो कंजर्वेशन जो है, संरक्षण अगर हम लोग करेंगे तो ये प्रिजर्व करेगा, ये बचाएगा। किसको बचाएगा? द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। समझ गए? जो इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटीज है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल स्पेसीज है, प्लांट स्पेसीज है, तो इस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, और इस तरह से आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स भी हमारा बचा रहेगा। जैसे क्या है? वाटर जो है, एयर है, सॉइल है। अब आप खुद सोचिए, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, सॉइल का फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एयर, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए आप सारे जंगलों को साफ कर देंगे तो क्या होगा? पूरा जंगल साफ हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन का, कोविड में आप देखे होंगे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा था। तो ये सब समस्या आने वाले समय में होगा। वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा आपका, अंडरग्राउंड वाटर दिन पर दिन क्या हो रहा है, उसका लेवल नीचे जा रहा है। तो इस तरह से कंजर्वेशन जरूरी है। फिर आगे क्या बता रहा है? इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब और एक किसको बताएगा? बचा रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, जो अलग अलग जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग जीन के। ठीक है, तो ये उसको बचाएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग, ताकि जो अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे, ये भी आगे चर्चा भी करेंगे, या पहले भी आप पढ़े होंगे कि बहुत सारे स्पीसीज जो है, जो ऐसे प्रजाति जो आज विलुप्त हो रही है, धीरे धीरे वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। समझ में आ रहा है? तो अब खत्म हो गई तो क्या उनका ब्रीडिंग हो पाएगा? नहीं होगा। जैसे आप वल्चर देखते होंगे, वल्चर अब दिखाई देता है बहुत सारे जगहों से, वल्चर क्या हो गया? गायब हो गया। इस तरह से बहुत सारा ऐसा जानवर है, बहुत सारा प्लांट स्पीसीज है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो उसको कंजर्व करना जरूरी है। अगर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो नहीं रहेगा। ठीक है, और इस तरह से उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कंजर्व करना जरूरी है। फिर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। अभी भी एग्रीकल्चरल
जब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे धान गेहूं में सबका बीज है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रेडिशनल हम लोग क्रॉप्स वेराइटीज पे डिपेंडेंट है अभी भी। और ये चीज़ अगर इसको कंजर्व नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या था यहाँ पे, फिशरीज टू आर हैविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक मतलब जो पानी में जो जैसे फिशरीज ये सब देख रहे हैं, तो पानी में भी क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि केवल फिश है, इसमें भी बहुत सारा एक्वेटिक एनिमल्स है। लेकिन आज हम लोग वाटर को इतना पॉल्यूटेड कर रहे हैं, अपने रिवर्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसके कारण एक्वेटिक डाइवर्सिटी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सारे चीज़ों का कंजर्वेशन जरूरी है। तो क्वेश्चन जो था कि व्हाई डू वी नीड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो ये 2 पॉइंट में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इन द 1960s, ठीक है, इन 1970s, मतलब 1960 से ही, ठीक है, धीरे धीरे जो कंजर्वेशनिस्ट थे, मतलब जो संरक्षणविद, जो प्लांट और एनिमल स्पेसीज को जो संरक्षण करना चाहते थे, जो बचाना चाहते थे, तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे एनजीओ हैं, वो लोगों ने क्या किया कि डिमांड करना शुरू किया। तो वही बता रहा कि इन द 1960s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। और धीरे धीरे ये लोग जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था, इसको बचाने के लिए एक मतलब कानून का डिमांड ये लोग कर रहे थे, ठीक है, कि भाई ऐसा एक प्रोग्राम, ऐसा एक कानून बने जिससे वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। और इसी के क्रम में हमारा जो पार्लियामेंट है देश का, सरकार ने द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया, ठीक है। तो इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। अब ये 1 मार्क में यहाँ भी आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ दिया जाएगा कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है कब लाया गया था, ठीक है, कब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो 1972 में लाया गया था। क्लियर, कब लाया गया, जब बहुत सारे कंजर्वेशन करने वाले इन्होंने डिमांड किया कि भाई एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाया जाए। और इसीलिए द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये लाया गया 1972 में, विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, और प्लांट और एनिमल स्पेसीज को बचाने के लिए ये सब प्रोग्राम लाया गया। अब ये क्या था, तो यहाँ से ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन रहेगा कि भाई इसके बारे में बताइए, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले तो कब लाया गया, तो 1972 में। अब इसका प्रोग्राम का मोटिव क्या था, तो देखिए यहाँ पे, द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife। अब इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था, कि द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम, और कौन सा प्रोग्राम, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसका मेन प्रोग्राम का मोटिव क्या था कि भाई प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पेसीज। कौन सा स्पेसीज की बात कर रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज, कि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, ठीक है, उनको बचाना है, उनको क्या देना, सुरक्षित उनको रखना, सुरक्षा देना है, रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पेसीज। अब कैसे सुरक्षा देना है, अब इंडेंजर्ड स्पेसीज किससे कहते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, इंडेंजर्ड स्पेसीज इज अ स्पेसीज दैट इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। इंडेंजर्ड स्पेसीज किसे कहते हैं, कि ऐसा स्पेसीज जिसके जो मतलब एकदम रिस्क पे है, ठीक है, और बिकमिंग एक्सटिंक्ट मतलब वो एकदम खतरे के निशान पे है, कि अगर उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में फ्यूचर में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही ये लिख रहा है कि एन इंडेंजर्ड स्पेसीज इज अ स्पेसीज दैट इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना, तो एकदम रिस्क पे है, एकदम कि वो अगर जो उस पर जो खतरा है, ठीक है, जो समस्या है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फ्यूचर में आते आते क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो उसको कौन सा लिस्ट में डाला गया है, इंडेंजर्ड स्पेसीज में। देखिए IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, इसके द्वारा अलग अलग आपको टाइप्स स्पेसीज को अलग अलग क्लासीफाई कर दिया गया था, ठीक है, जैसे वल्नरेबल स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज, रेयर स्पेसीज, ठीक है, एंडेमिक स्पेसीज, ये सब सारा चीज उसमें बताया गया है। तो हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, कि ये जो प्रोग्राम है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट,
इसका मेन उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन अभी बचा हुआ है, मतलब बहुत सारे उसका मतलब एक हिस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन जो अभी बचा हुआ है उसको बचाना है, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, अब कैसे, तो बाई बैनिंग हंटिंग, अब जो शिकार होता है इस पे बैन करना है। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षा देना है, कैसा, जैसे मान लीजिए कोई जानवर को लेके खतरा ज़्यादा है तो उनको स्पेशल जगह पर रख के सुरक्षित रखना है। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और जो व्यापार होता है अलग अलग, जैसे आप सुनते होंगे जानवर के बोन से स्किन के लिए ट्रेड किया जाता है, उसको व्यापार किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। तो यही इस प्रोग्राम का, ये जो कानून लाया गया था द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसका मेन उद्देश्य यही था। क्या उद्देश्य था, कि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना, तो बैनिंग हंटिंग, हंटिंग को रोकना है, शिकार को रोकना है, ठीक है, अलग जगह पे उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन देना है, और जो रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड और व्यापार को रोकना है। अब जैसे कुछ इंडेंजर्ड स्पेसीज देखिए यहाँ पे, जैसे इसके बारे में अभी देखेंगे, हंगुल जो है, ठीक है, कश्मीरी स्टैग भी इसको बोला जाता है, क्लियर। तो इसको ब्लैक टाइगर आपका हो गया, तो ये सब इंडेंजर्ड स्पेसीज, लियोपार्ड हो गया, रेड पांडा हो गया, मतलब ये सब बहुत कम अब देखने को मिलता है। और वो जो अभी बचा हुआ भी है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अब जब ये कानून लाया गया तो इसके तहत क्या किया गया, कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड स्टेट, मेनी स्टेट गवर्नमेंट established national parks and wildlife sanctuaries about which you have already studied। अब क्या बता रहा, कि जब भाई ये कानून लाया गया तो, और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ इसके बाद, कि बहुत सारा जो केंद्र सरकार और बहुत सारे जो राज्य सरकार थे, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारा नेशनल पार्क बनाया गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, ठीक है, ताकि इस तरह के जो एनिमल स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज को सुरक्षित रखा जा सके। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, तो ये दोनों क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरियाज होता है, ठीक है, सेट असाइड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो नेशनल पार्क है आपका और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क्स आर ऑफन यूज्ड फॉर पब्लिक रिक्रिएशन, जो नेशनल पार्क होता है वहाँ पे पब्लिक रिक्रिएशन भी होता है, जैसे सफारी, जू सफारी, ये सब आप देखे होंगे, जहाँ पे लोग जैसे जीप, खुला वाला जीप में बैठकर घूमते हैं और जंगल में जो जानवर हैं उनको देखते हैं, तो पब्लिक रिक्रिएशन के लिए। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है, प्रोटेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्टिकुलर कोई जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे आप हरिद्वार, ऋषिकेश जाते होंगे तो वहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क है, क्लियर। अब देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। अब यहाँ पे जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए भी बहुत सारा प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है, ठीक है। अब जैसे क्या क्या शुरुआत किया गया है, विच वेयर ग्रेवली थ्रेटेंड, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है, जैसे इसमें जो टाइगर है आपका, तभी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। वन हॉर्न राइनोसोरस है आपका, कश्मीरी स्टैग हो गया या हंगुल, अभी हम लोग देखे थे हंगुल का इमेज। फिर 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल जो है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड द घड़ियाल। फिर एशियाटिक लायन, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा क्या है, थ्रेटेंड है एनिमल स्पेसीज, तो इनको बचाने के लिए पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, उसी तरह से अलग अलग जानवर को बचाने के लिए। फिर अभी हाल फिलहाल में इंडियन एलिफेंट्स जो हो गया आपका, ब्लैक बक जिसको चिंकारा बोला जाता है, आप सलमान खान का केस सुने होंगे, जब एक मूवी 2000 में आई थी हम साथ साथ हैं, तो ये चिंकारा का उन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया था, तो इसका केस उनके ऊपर चल रहा है, ठीक है। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, एंड द स्नो लियोपार्ड, तो इनको भी लेके बचाने के लिए फुल्ली और पार्शियली लीगल प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब इसमें देखिए, जैसे आपका ये कश्मीरी स्टैग हो गया, जो हंगुल है आपका, अभी हम पढ़े हैं, ठीक है, ये आपका ब्लैक बक है, ठीक है, और ये देखिए द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक पक्षी है,
तो इस तरह से ये सब स्पेसीज जो क्या है, इंडेंजर्ड स्पेसीज है। मतलब आने वाले समय में अब धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे ही कम हो रहा है। और इन पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा समस्या पे, तो और ये लोग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये ब्लैक बक, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। राजस्थान में जो विश्नोई समाज के जो लोग होते हैं इसका पूजा करते हैं, और उसी के खिलाफ में अभी लॉरेंस बिश्नोई का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब केस चल रहा है इनके ऊपर। फिर देखिए, अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो उनमें से एक है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखा गया कि भाई टाइगर का जनसंख्या धीरे धीरे बहुत कम हो गया था। समझ कितना कम हो गया था, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है, देयर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पेसीज इन द फाउनल वेब इन 1973। कब का बता रहा है, 1973 authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827, मतलब 1827 मात्र टाइगर बचा था। और वही 100 साल पहले कितना था, 55,000 टाइगर। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब पहले एक सेंचुरी पहले 55,000 55,000 टाइगर था, और वो घट के अब कितना हो गया, 1827। तो आप सोचिए कि ये वाइल्ड लाइफ कितना मतलब हंटिंग हुआ होगा, कितना उसको मतलब मारा गया होगा, कितना उसमें ट्रेड किया गया होगा। तो इस तरह से उसका संख्या अब धीरे धीरे आप सोचिए 55,000 से 1827 आ गया। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो और दिन पर दिन क्या हो जाएगा, एकदम विलुप्त हो जाएगा। फिर म्यूजियम में ही हम लोग देखेंगे कि भाई टाइगर कोई जानवर हुआ करता था। समझ में आ रहा है। तो इसी को बचाने के लिए द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस। अब क्या क्या समस्या था, तो पोचिंग फॉर ट्रेड, व्यापार करने के लिए मार दिया जाता था उसके स्किन के लिए, ठीक है। श्रिंकिंग हैबिटेट्स, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पेसीज। अब प्रे मतलब क्या होता है, शिकार। अब बहुत सारे जंगल में ये भी समस्या हो रहा था कि भाई टाइगर जिसका शिकार करता है, क्योंकि अब घास फल फूल तो नहीं खाएगा, वो भी किसी जानवर का शिकार करता है, उसके कमी के कारण भी इनका समस्या हो रहा था, पॉपुलेशन कम हो रहा था। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, अब क्या हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अब जंगल का एरिया अब कम होते जा रहा है। जैसे आप हिली एरियाज पे जाएंगे, जैसे आप देहरादून से मसूरी अगर जाएंगे, तो पहले क्या था, बहुत सारा जंगल। जैसे अगर आप 10 साल पहले गए होंगे या 20 साल पहले, और 20 साल बाद अब जाइए उस जगह पे, तो आपको दोनों टाइम में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और जो जंगल वाला एरिया है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन जानवरों के ऊपर थ्रेट आ रहा है। अब इसको क्यों किया जाता था, द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स। अब उनका टाइगर का जो स्किन है, जो बोन्स है, वो सब मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो इसके लिए इसको टाइगर को मारा जाता था। तो इसको बचाने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट टाइगर मतलब नाम से एक चलाया गया अभियान। और अब धीरे धीरे टाइगर का ऐसा नहीं, बहुत संख्या बढ़ा है, और इसको लेके कुछ नेशनल पार्क्स बनाया गया है जिसमें केवल टाइगर को कंजर्व किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि और भी जानवर रहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इन सारे नेशनल पार्क्स में थोड़ा विशेष ध्यान दिया गया है। और अब धीरे धीरे टाइगर का जनसंख्या बढ़ा भी है, ऐसा बात नहीं है। तो कौन कौन सा है, तो ये सब कुछ नेशनल पार्क का भी आप नाम याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्या क्या है, तो देखिए पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ है, उत्तराखंड में है आपका। दूसरा क्या है, सुंदरबंस नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में, बंगाल टाइगर के नाम से आपने सुना होगा, ठीक है। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। मतलब एक तरफ नेशनल पार्क का नाम रहेगा और एक तरफ प्लेस का नाम रहेगा, क्लियर। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो राजस्थान में है। फिर मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो असम में है। फिर प्रेयार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो केरल में है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 आपका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया गया है। आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व असम, प्रेयार टाइगर रिजर्व केरला, ठीक है। अब इसी तरह से आपका जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, जिम कॉर्बेट हो गया आपका, यहाँ पे नहीं है जिम कॉर्बेट,
हाँ, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड नैनीताल के पास में है। फिर बहुत सारा राजाजी नेशनल पार्क है आपका। फिर एक दुधवा नेशनल पार्क है आपका, वहाँ पे भी टाइगर को कंजर्व करने के लिए वो नेशनल पार्क पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, द कंजर्वेशन projects are now focusing on a biodiversity rather than one of few of its component। अब देखते हैं, अभी अभी हम देख रहे थे कि कुछ जानवर के ऊपर फोकस किया जा रहा था, जैसे कौन सा, ये प्रोजेक्ट ए टाइगर। लेकिन अब हाल फिलहाल के अब समय में क्या हो रहा है कि अब स्पेशल टाइप ऑफ उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एज अ होल बायोडाइवर्सिटी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब कुछ जानवर को बचाने के लिए नहीं, अब पूरे एज अ होल, ठीक है, पूरे बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और धीरे धीरे जब वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1980 और 1986 के तहत बहुत सारे इंसेक्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है। किस पे ध्यान दिया जा रहा है? इंसेक्ट्स पे, क्योंकि ये भी एक बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। और इसमें किसको बचाने के लिए, जैसे बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन 1991। फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वेर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विथ 6 स्पीसीज। क्लियर? अब धीरे धीरे क्या बता रहे कि अभी तक हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, कश्मीरी स्टैग हो गया, चिंकारा जो ब्लैक बक हो गया, इन सारे चीजों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा पहल किया गया था। अब किसको, अब इंसेक्ट्स को भी एज ए होल बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और इसके तहत जो प्रोटेक्टेड लिस्ट था उसमें किसको ऐड किया गया, तो बटरफ्लाई, मॉथ्स, बीटल्स, ठीक है। अब ये सबका यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। जैसे देखिए तितली वगैरह, सिंपल अगर भाषा में बोला जाए तो तितली अब तो शहर में देखने को नहीं मिलता है, आप गांव साइड में जाएंगे तो भले आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में है, मतलब इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जो समस्या है अगर उसको नहीं देखा जाएगा तो जो भी गाँव में भी जो बचा हुआ है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ये मॉथ इसको बोलते हैं, ये आपका ड्रैगन फ्लाई यही है, ठीक है। ये हम लोग के तरफ भी गांव में रहता था ड्रैगन फ्लाई, तितली। फिर ये भौरा जो आप देख रहे हैं इस तरह से, बीटल्स। फिर ये बटरफ्लाई हो गया। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सब आपका प्रोटेक्टेड लिस्ट में सबको शामिल किया गया है कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब तो टाइगर, एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसोरस, ये सब बड़े बड़े जानवर हो गए। अब इसके अलावा भी जो छोटे मोटे जो ये सब हो गए इंसेक्ट्स, इनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए बायोडाइवर्सिटी जो है, जो इकोसिस्टम है हमारा, इसमें जो भी मतलब जो भी प्लांट स्पेसीज जो है और एनिमल स्पेसीज, ठीक है, वो सब इकोसिस्टम का हिस्सा है। सबका अपना अपना कुछ न कुछ महत्व है, सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो फॉरेस्ट को 3 पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। पहला क्या है क्वेश्चन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट किसे कहेंगे, तो ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे फॉरेस्ट वाले में, कि जब अंग्रेज लोग भी आए थे तो इसको क्या किया था, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सब लिस्ट में बांट दिए थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अब रिजर्व फॉरेस्ट किसे कहेंगे, तो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो क्या बता रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, मतलब जितना जो टोटल जो फॉरेस्ट है तो उसका आधा से ज़्यादा, ठीक है, वो सबको क्या डिक्लेयर कर दिया गया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एज कंसर्न्ड। और सबसे ज़्यादा मतलब आधा से ज़्यादा जो टोटल फॉरेस्ट का एरिया है क्या, रिजर्व फॉरेस्ट है। अब उसके ऊपर सरकार के द्वारा, सरकार का जो अलग अलग जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो इसके द्वारा ध्यान दिया जाता है कि भाई कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा कौन सा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कितना, 1/3 जो एरिया है, ठीक है, इसको क्या घोषित कर दिया गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। अब ये सब जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में
कि इनका अब यहाँ से भी अब और ज़्यादा डिप्लीशन ना हो, इससे इनको बचाना है। फिर आगे देखिए, एक है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो देयर आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, ठीक है, बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। अनक्लास्ड फॉरेस्ट मतलब जिसको मतलब ना रिजर्व है ना प्रोटेक्टेड है, और ये किसी के द्वारा भी ओन किया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है, और ये वेस्टलैंड भी हो सकता है। तो ये सब अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एग्जाम में ये आ सकता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बताइए किसका, फॉरेस्ट का। तो आप क्लासिफाई कीजिए पहले, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो ये सब आप देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। समझिए, तो परमानेंट फॉरेस्ट किसे बोलेंगे, तो रिजर्व्ड और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इसी को परमानेंट फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। स्टेट्स मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, अब यहाँ से क्या मिलता है, टिम्बर मिलेगा, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। अभी कौन सा एरिया में कितना है, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पहले हम लोग मध्य प्रदेश में आते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। लगभग कितना है, 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। मतलब 75% जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है इसका सबसे ज़्यादा क्या है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 75%। अब परमानेंट फॉरेस्ट में हमने क्या बताया था अभी, तो उसमें रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी आ जाएगा और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आ जाएगा। टोटल एरिया का सबसे ज़्यादा कहाँ है, 75% कहाँ, मध्य प्रदेश में। फिर अगर रिजर्व्ड फॉरेस्ट की अगर बात करें हम लोग केवल, तो ये कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया का इन सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। फिर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो क्लियर, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ मिलेगा, तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में। और रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में। क्लियर, और सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। क्लियर, क्योंकि एरिया भी ज़्यादा है। फिर देखिए, अब जितना जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, ठीक है, तो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज। देखिए अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट हो गवर्नमेंट के द्वारा वो नहीं किया जाएगा या कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो किसके द्वारा, लोकल कम्युनिटी के द्वारा। और सबसे ज़्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो एग्जाम इस तरह सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, और नीचे में 4 ऑप्शन रहेगा आपका, तो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। क्लियर, अब देखिए, अब जो लास्ट जो आपका इस पार्ट है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन है। कम्युनिटी और कंजर्वेशन का मतलब कि अभी तक तो कंजर्वेशन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, कंजर्वेशन किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में जो कंजर्वेशन है प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज का, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो कम्युनिटी के द्वारा भी किया जाता है। कम्युनिटी मतलब कि जैसे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो वहीं पे एक कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है, एक समुदाय के द्वारा। अब इसका देखते हैं हम लोग। देखिए, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, ठीक है, बाय द कम्युनिटी, है हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है। अब कैसे नहीं है, तो देखते हैं। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। भारत में अगर हम देखते हैं तो जो फॉरेस्ट है वो एक तरह से घर है, ठीक है, और फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम। होम मतलब घर, जहाँ पे लोग रहते हैं, किसके लिए, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ का। ट्रेडिशनल कम्युनिटीज मतलब हमारे देश में बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, तो ये ट्राइबल लोग कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में ही आपको मिलेंगे। इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व these habitats along with the government officials recognizing that only this will
सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड। ठीक है, देखिए हमने अभी जैसा बताया कि जो ट्राइबल लोग हैं वो ज़्यादा जंगल में रहते हैं और उनका पूरा लिवलीहुड उस पर डिपेंड करता है जंगल पे। वहीं से वो लोग अपना मतलब पैसा अर्न कर रहे हैं, मतलब जंगल से लकड़ी हो गया या मेडिसिन हो गया या पत्ता वगैरह कुछ भी कलेक्ट करके अपना बनाते हैं और फिर मार्केट में उससे सेल करते हैं, तो उनका लिवलीहुड जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए सरकार के साथ साथ जो कम्युनिटी है जो जंगल में रह रहे हैं उनके द्वारा भी कंजर्वेशन का मतलब जो प्रोसेस है, जो कंजर्व करने का जो एक पहल है वो किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो अभी हमने पढ़ा सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास वाले एरिया में आपका माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है। माइनिंग मतलब खनन होता है। अब किस चीज़ का खनन होता है, जैसे वहाँ पे तो मार्बल का आपका होता है, ठीक है, फिर लाइम स्टोन का आपका होता है, डोलोमाइट हो गया। तो इन सारे चीज़ों का माइनिंग होता है यहाँ पे, हो रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे बैन लगा दिया गया। तो आप देख रहे हैं माइनिंग जेसीबी के द्वारा किस तरह से खनन कार्य होता है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो वहाँ पे विलेजर्स हैव फाउट, वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा, ग्रामीण के द्वारा फाउट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था इसके तहत वहाँ के गांव वाले जो लोग थे, जो कम्युनिटी के लोग थे, विलेजर्स थे, उनके द्वारा माइनिंग एक्टिविटी के ऊपर सवाल उठाया गया। तो भाई हम सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है इसके आसपास के क्षेत्र में माइनिंग नहीं होने देंगे। क्लियर। फिर बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा था, कोर्ट ने भी इसके ऊपर बैन लगा दिया था। इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। और इस तरह से बहुत सारे जगहों पे जो विलेजर्स हैं उनके द्वारा कंजर्वेशन किया जा रहा है, मतलब उसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है आपका। क्लियर। फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं राजस्थान का ही एक अलवर गांव का नाम आपने सुना होगा, अलवर जो जिला है आपका। ठीक है, तो वहां पे देखिए द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट का जो 5 जो गांव के जो लोग थे, रहने वाले लोग थे राजस्थान में, हैव डिक्लेयर्ड 1200, ठीक है, हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज अ भैरो देव डाक सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी को ही सेंचुरी ये लिखा है। तो मतलब वहाँ पे 1200 हेक्टेयर जो एरिया था, तो उसको गांव वालों ने मिलकर, मतलब राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेज के जो लोग थे उन लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर का जो एरिया था, जो जंगल था, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, भैरवदेव डाक सेंचुरी। ठीक है, डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, और वहां पे अपना नियम कानून उन्होंने लगाया। ठीक है, विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, जहां पे हंटिंग को रोका गया, एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट। और बोला गया कि भाई अब कोई हंटिंग नहीं होगा या कोई लीगल इस तरह से माइनिंग नहीं होगा, या मतलब जो जानवर को मारकर ये सब ले जाते थे या पेड़ पौधा काटते थे, पेड़ों को काटते थे, ये सब सारे चीज़ों के ऊपर रोक लगाया गया और उनका एक अलग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन था। तो इस तरह से फिर अब दूसरा जो चिपको मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में लाया गया था पहाड़ी एरियाज पे। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट क्या था, चिपको मूवमेंट भी यही चीज था कि जिसमें जो गांव की महिलाओं के द्वारा ये शुरुआत किया गया था कि गांव के महिला लोग पेड़ से जाकर लिपट जाते थे, वो बोलते थे कि नहीं हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो इस तरह से चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, द चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन। किसके खिलाफ किया गया था चिपको मूवमेंट, डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ, इन सेवरल एरियाज, बट हैज ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विथ इंडिजिनियस स्पेसीज। और वहाँ के कम्युनिटी के द्वारा इंडिजिनियस स्पेसीज मतलब क्या होता है, इंडिजिनियस मतलब जो अपने उस एरिया के जो प्लांट स्पेसीज हैं उनको लगाया गया, एफॉरेस्टेशन किया गया। क्लियर। और इस तरह से इसमें सफलता भी वहाँ के लोगों को मिला। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। ठीक है, फार्मर्स एंड सिटीजन्स आर ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन। जैसे अभी देखिए, अभी HY भी जो सीड्स का नाम आपने सुना होगा, हाई एल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, तो वहाँ के लोगों के द्वारा बीज बचाओ आंदोलन, जो ट्रेडिशनल जो आपका सीड्स है उसको बचाने के लिए कहाँ किया गया था, टिहरी में। अब टिहरी उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट है, टिहरी डैम, जहाँ पे आप डैम देखे होंगे जो सबसे ऊंचा डैम है आपका। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह से फिर
Navdanya have shown that adequate levels of diversified crops productions without the use of synthetic chemicals आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। देखिए अभी के डेट में हम लोग HYB सीड्स का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब HYB सीड्स की यूज के करने के कारण पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का, ये सब सारे केमिकल चीज़ों का भी यूज ज़्यादा बढ़ गया है। अब इससे तो एनवायरनमेंट को नुकसान ही होगा, तो इसके लिए उत्तराखंड में लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये सब क्या है, जैसे अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका सिक्किम में हो रहा है। क्लियर। तो देखिए, तो कहने का मतलब कि टॉपिक क्या था कि कम्युनिटी के द्वारा, कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, इसके साथ ही साथ जो लोग हैं, जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं, तो कम्युनिटी के द्वारा भी कंजर्वेशन किया जाता है। फिर देखिए, इन इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest। अब देखिए ये क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि सरकार के द्वारा तो काम किया ही जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, एंड प्लस किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, जो लोकल हैं वहां के, तो इनके द्वारा मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है लोकल पीपल के द्वारा। लेकिन अब इसका शुरुआत कैसे हुआ था, दिस प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। इसका शुरुआत हुआ था 1988 में, व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास्ड द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, उड़ीसा से किया गया था। जब सरकार ने खुद मतलब एक रिजोल्यूशन लाया कि भाई सरकार के हम लोग तो कर ही रहे हैं, अब लोकल कम्युनिटी के द्वारा भी कंजर्वेशन किया जाएगा। लोकल कम्युनिटी को अवेयर किया गया, उनको बोला गया कि आप भी आगे आइए और अपने एरिया का जो आपका जो एनवायरनमेंट है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको क्या कीजिए, कंजर्व कीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, अब एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आर डूइंग वेल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका देखिए, JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ लोकल विलेजेस इंस्टीट्यूशंस that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department। अब ये JFM जो है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक किसके द्वारा किया जाता है, तो जो लोकल जो विलेजर्स होते हैं, लोकल्स के द्वारा। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है, तो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे। ठीक है, जो किसके द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब जैसे जो वेस्ट लैंड है आपका, क्लियर, अब वो सरकार भी उसमें कुछ नहीं कर रही है, तो वहाँ के लोगों को बोला जाता है कि भाई आप इसको साफ सफाई कीजिए, इसमें पेड़ पौधा लगाइए, और जो बेनिफिट होगा वो आप अपना ले जाइए। क्लियर। अब इसके बदले वहाँ के लोगों को क्या मिलता है, तो द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरीज बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड शेयर्स इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। अब गांव वाले इतने मेहनत से मान लीजिए कंजर्वेशन करेंगे, मान लीजिए वहाँ पे पेड़ पौधा लगाएंगे, कंजर्व करेंगे स्पेसीज को, तो रिटर्न में क्या मिलेगा, तो रिटर्न में सरकार के द्वारा बोला जाता है कि ठीक है भाई, जो भी मतलब नुकसान नहीं हो जंगल को, और अपना जो भी वहाँ से फल वगैरह या जो मेडिसिन के लिए कुछ जो पेड़ पौधा का बहुत सारा बार्क निकाला जाता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। The clear lessons from the dynamics, both environmental destruction and the reconstruction in India, is that local communities is everywhere have to be involved in some kind of natural resources management। अब क्या बता रहा है कि भाई देखिए, भारत में लोकल जो लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उन सबको आगे आना चाहिए। ठीक है, सबको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, आगे आना चाहिए। इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब किसी भी तरीके से नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए उसके मैनेजमेंट में उनको हाथ बटाना चाहिए। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन अभी भी ये उतना हो नहीं पाता है, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क का हमने अभी जिक्र किया, अब उस तरह का हर जगह के लोकल उतने जागरूक है नहीं, और आखिरकार जो डिसीजन मेकिंग हो तो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। जब तक गवर्नमेंट के तरफ से कुछ प्रयास नहीं किया जाएगा तो लोकल लोग भी उतना नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध का हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट था। सोचिए, जब गौतम बुद्ध जो बोला जाता है कितने धार्मिक थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहते थे कि भाई पर्यावरण जो एनवायरनमेंट है उसको बचाना है।
देखो गौतम बुद्ध का खुद जो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बोध गया जाएंगे तो पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे, बोधि वृक्ष जिसका नाम है, तो देखो उनका क्या कहना था, द ट्री इज अ पेक्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस। सोचिए काइंडनेस, ठीक है, एंड बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मतलब कि जो दयालु है, इतना काइंड कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, ठीक है, जितना काइंड क्या है ट्री आपका हो सकता है, अनलिमिटेड काइंडनेस है। एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस, और वो रहने के लिए खुद आपसे कोई डिमांड भी नहीं करती है। ऐसा तो नहीं है कि आप पेड़ पौधा कुछ लगाए तो भोजन मांगता है, उल्टा जैसे मान लीजिए अपना, अगर हम कोई पेड़ लगाए हुए हैं, आम का पेड़ लगाए हुए हैं, तो उल्टा हम ही लोग को फल मिलता है, हम लोग को तो कुछ नहीं देना पड़ता है। Extend generously the products of its life activity. It affords protection to all beings, offering shade even to the axemen who destroy it. क्या बोल रहा है कि जो पेड़ है वो उसको भी छाया देता है जो कुल्हाड़ी लेके उसको काटने जाता है। तो इतना काइंडनेस और किसी के पास नहीं हो सकता जितना काइंडनेस ए ट्री के पास, इसलिए एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पीसीज है, और इसीलिए इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है हम लोगों को। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक और थोड़ा सा स्टेटमेंट एक है, सैक्रेड ग्रुप्स ऑफ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पेसीज। सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, पवित्र। अब देखिए हमारे यहाँ बहुत सारा जो प्लांट स्पेसीज ऐसा है, देखिए जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कम्युनिटी के द्वारा कंजर्वेशन करना चाहिए, तो देखिए भारतीय संस्कृति में ये शुरू से ही रहा है कि भाई पेड़ पौधा को क्या करना है, संरक्षण देना है। अब कैसे, तो उसको धर्म से जोड़ दिया गया। अब कैसे, जैसे देखिए तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी का पौधा 24/7 बोला जाता है, ऑक्सीजन देता है, मेडिसिन में भी काम आता है तुलसी का पत्ता, तुलसी का जो बीज हुआ। अब उसको देखते हैं हम लोग घर में लगाते हैं, गांव में क्या होता था, आंगन के बीच में तुलसी का पौधा लगाया जाता था, उसको जल दिया जाता था, मतलब उसको भगवान से जोड़ दिया गया था, उसका पूजा लोग करते थे। समझ में आ रहा है। फिर इसी तरह से पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे लोग दिया जलाते हैं, पीपल का जो वृक्ष उसका भी लोग पूजा करते हैं कि विष्णु भगवान का वास होता है। बरगद का जो बनियान ट्री है, तो आप देखते होंगे बट वृक्ष का जो पूजा होता है उसको लोग उसमें धागा बांधते हैं, या शादी ब्याह में भी उसका यूज होता है। फिर केला का जो पेड़ है उसका पूजा होता है, आंवला का जो पेड़ है उसका पूजा होता है। तो हमारे यहाँ तो ये संस्कृति रहा है कि लोग उसको एक तरह से पवित्र मानता है, जो हमारे लिए जो रिसोर्स जो जरूरी है। जैसे आंवला का देखते हैं, आंवला का पेड़ का उसमें पूजा होता है। अब इसीलिए क्योंकि आंवला जो है ऐसा फल है कि जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे बीमारियों को ठीक करता है, सबसे अच्छा फल आंवला है। तो इस तरह से देखिए वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि सैक्रेड ग्रुप, नेचर वर्शिप, ठीक है, प्रकृति का जो पूजा, ठीक है, इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन दी प्रीमाइस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। और जो ट्राइबल लोग हैं उनका तो अलग विश्वास है, वो लोग तो प्रकृति का पूजा ही करते हैं, वो लोग कोई देवी देवता में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग हवा है, पानी है, आपका पेड़ पौधा है, इस सब सारी चीज़ों का पूजा करते हैं। और इसी के लिए देखिए उनको भगवान देवी देवता माना गया है। दीज पैचेज ऑफ फॉरेस्ट पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड, और इसके लिए वो लोग जंगल में बहुत सारा जो जंगल का ऐसा पार्ट है दैट इज लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विथ देम इज बैंड, और वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको बैन कर दिया गया है। जैसे गांव में आप सुनते होंगे कि मतलब उस वृक्ष, मतलब वहाँ पे कुछ इस तरह का एनर्जी रहता है, नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, तो वो सब एक कंजर्वेशन का पार्ट था, मतलब उसको देवी देवता से जोड़ दिया गया था ताकि लोग उसको, जैसे पीपल का पेड़ है उसको लोग नहीं काटते, नीम का पेड़ उसको लोग नहीं काटते हैं, तो इस तरह से। फिर देखिए अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं सर्टेन सोसाइटीज रेवर पर्टिकुलर ट्री। अब जो सर्टेन सोसाइटीज है, अलग अलग जो सोसाइटी है वो अलग अलग तरह के पर्टिकुलर ट्री को पूजा करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए द मुंडाज एंड द संथाल, छोटा नागपुर प्लेटू ये सब के बारे में, मुंडा संथाल, बिरसा मुंडा का नाम अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो जो छोटा नागपुर रीजन है, ठीक है, जैसे अलूरी सीताराम राजू जो RRR मूवी आप देखे होंगे, ठीक है, तो ये लोग कौन, ट्राइबल लोग थे, तो ये लोग किसका पूजा करते थे, पेड़ पौधा का पूजा करते थे। तो ये सब वर्शिप अब किसका पूजा करते थे, तो महुआ ट्री, जो अभी महुआ ट्री का हम नाम अभी बोले, इसको बैसिया लैटिफोलिया बोला जाता है। फिर कदम्ब ट्री, जो कदम का पेड़ जो होता है, ठीक है, एंड ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड, ठीक है,
एंड मैंगो। और उड़ीसा और बिहार में किसका पूजा किया जाता है? टैमरिंड और मैंगो ट्री हो गया ड्यूरिंग द वेडिंग्स, जो अभी हम बता रहे थे वेडिंग्स के समय में। अब आप देखते होंगे आम के पल्लों का वो हर पूजा में काम आता है, पत्ता का। फिर टू मेनी ऑफ यूज पीपल एंड बनियान ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड। और इस तरह से पीपल का जो ट्री है, बनियान ट्री है, इसको भी पवित्र माना जाता है। तो फिर ठीक महुआ जो हम अभी बताए थे, महुआ से बहुत सारा शराब भी बनाने की यूज में आता है। और महुआ से मतलब महुआ का जो फूल होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है और उसका यूज किया जाता है। तो और कदम का पेड़ हो गया। तो इस तरह से कहने का मतलब कि बहुत हमारा जो इंडियन जो सोसाइटी है, जो इंडियन कल्चर है, इसमें हम लोग जो प्लांट स्पेसीज है, जो ट्रीज हैं, उनको हम लोग पूजा करते हैं, उनको देवी देवता का दर्जा दिया गया है। तो ये सब क्या था? ऐसा नहीं था कि अंधविश्वास था, ये सब कंजर्वेशन का एक पार्ट था कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखें, कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो एक बैलेंस बना हुआ इकोसिस्टम है, वो मेंटेन रहे। लेकिन आज के डेट में हम लोग उस छोड़ दिए हैं। देखिए, इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेज सेवरल कल्चर्स ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स। क्या बता रहा है कि जो इंडियन सोसाइटी है, ये अलग अलग तरह का, अलग अलग जो सोसाइटी है, अलग अलग तरह के स्पेसीज का पूजा करता है। ठीक है। Conserving nature and its creation. Sacred qualities are often ascribed to springs, mountain, peaks, plants, animals which are closely protected. जैसा कि मैंने बताया, कोई भी जैसे चिंकारा ब्लैक बग है तो बिश्नोई समाज के लोग उसको माता मानते हैं। ठीक है, इसीलिए भी लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा है सलमान खान के ऊपर। तो अब चिंकारा बिहार के लोग उसको नहीं पूजा करते क्योंकि बिहार में तो चीज़ है ही नहीं, समझ रहे हैं। तो पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट स्पेसीज है, एनिमल स्पेसीज हैं, तो लोगों का उससे जुड़ाव रहता है, और जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का रहता है उसको सैक्रेड मान लिया जाता है और उसका पूजा किया जाता है, और इस तरह से कंजर्वेशन भी हो जाता है। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ macaques and langurs around many temples. They were fed daily and treated as a part of temple devotees. अब देखिए बहुत सारा जो लंगूर, जो बंदर, बहुत सारे, जैसे आप वृंदावन मथुरा जाएंगे, बनारस, ये सब, तो सब जगह आपको लंगूर बंदर ये सब मिलता है, तो उसका लोग पूजा करते हैं। क्यों? हनुमान जी से रिलेटेड जोड़ के। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेजेज इन राजस्थान, हॉर्ड्स ऑफ ब्लैक बक चिंकारा। अभी मैंने बिश्नोई समाज का नाम, बिश्नोई जो गांव है, तो वहाँ पे किसका, जो ब्लैक बक का जो झुंड है, ठीक है, एंड पीकॉक्स कैन बी सीन एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नो बॉडी हार्म्स देम। और कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इस तरह से हम लोगों को भी अपने लाइफ में जो भी प्लांट स्पेसीज है, जो एनिमल स्पेसीज हैं, ठीक है, हम जिस एरिया में रहते हैं, जो भी आसपास हमारा जो पेड़ पौधा है, वो सब इकोसिस्टम का पार्ट है और सब हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। हम लोग उसे कंजर्व करेंगे, इसीलिए ये सब सिलेबस में पढ़ाया जाता है, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि देखिए, दो पीढ़ी, एक पीढ़ी जो एकदम हम लोग के दादाजी वाला समय जो सैक्रेड मान के उसका पूजा करते थे, ठीक है, और अब एक जो हम लोग मॉडर्न अपने आप को मान रहे हैं, और इससे हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि लोग अवेयर हों, लोग जागरूक हों, और लोग ये जो रिसोर्स है प्लांट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इसका इंपॉर्टेंस हम लोग अपने जीवन में समझें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, और आप जमकर पढ़ाई कीजिए। और अभी से भी आप विश्वास मानिए, अगर आप एकदम अपने आप को पैक कर लीजिए, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो समझिए कि आपका बोर्ड में काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। तो आप अपने कंबल से बाहर निकलिए, रात को भी पढ़ाई कीजिए, दिन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए हम लोग लाइव क्लास भी रात को चला रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।